हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। उस हर प्रकार के एग्जाम, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी और डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या। भारत में 2000 से अधिक जातीय समूह हैं और प्रत्येक प्रमुख धर्म को भाषा के 4 प्रमुख परिवारों के रूप में दर्शाया जाता है, यानी इंडो यूरोपीय, द्रविडियन, ऑस्ट्रेलिया एशियाटिक और तिब्बती बर्मन भाषा में इसे दर्शाया जाता है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर आप पूरे की पूरी दुनिया से कैलकुलेट करते हैं तो दुनिया में अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसका 17.5% जो है वो भारत में निवास करता है। और हमने इस जनसंख्या को, जो 17.5 जनसंख्या है, इसको हमने कैसे डिवाइड किया है, तो हम उनको धर्म के आधार पर डिवाइड करते हैं, भाषा के आधार पर डिवाइड करते हैं और बताते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या किन लोगों की है। ऐसा कहा जाएगा कि 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से भारत में वृद्धि दर हम देख रहे हैं, उस हिसाब से 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.6 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लेकर आया है। जनसंख्या नीति का मूल उद्देश्य जन्म दर का विकास दर को कम करना है। याद रखिएगा, जनसंख्या नीति का मूल उद्देश्य क्या है? जन्म दर या विकास दर को कम करना। पहली राष्ट्रीय नीति जो थी वो 1976 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत सेवा वितरण ISD प्रदान करना भी है। तो अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए 1976 में सबसे पहली पॉलिसी लाई गई थी। इसमें खास बात क्या थी कि इसमें महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 से 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था। तो हमारे भारत में बाल विवाह होता था, जिसको रोकने के लिए महिलाओं की जो आयु थी वो 15 से बढ़ाकर कर दी गई थी, कितनी? 18, और पुरुषों के लिए 18 से 21 कर दी गई थी। अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी जो हमारे यहाँ जो आयु है विवाह की, उसको कितना बढ़ा दिया गया है पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार। भारत की जनसंख्या 110 वर्ष की अवधि में 4 गुना से अधिक बढ़कर 2011 में 1210 मिलियन तक पहुंच गई है। 20वीं सदी की पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या 1.5 गुना बढ़ गई है। भारत की विकास दर को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर, वास्तविक विकास दर और दशकीय वृद्धि दर। तो हम देखेंगे कि 110 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या है वो 4 गुना से बढ़ गई है। अगर आप पहले उसको कंपेयर करेंगे तो हम 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत में हो गई है। और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की जनसंख्या 1.5 गुना बढ़ गई है। अगर आप 20वीं सदी से कंपेयर करेंगे तो 21वीं सदी में कितनी हो गई है? 1.5 गुना बढ़ गई है। ठीक है। और विकास दर को किस तरह से हम वर्णित करते हैं? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के हिसाब से, एक वास्तविक विकास दर के हिसाब से और दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से हम इसको जांचते हैं। अब देखते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि और विकास दर। तो 20वीं सदी के अंत में भारत की जनसंख्या केवल 238.4 मिलियन थी। 110 वर्ष की अवधि में इसमें 4 गुना वृद्धि हुई, जैसे मैंने पहले बताया था। 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में लगभग 181 मिलियन की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो 20वीं सदी में के अंत में भारत में जनसंख्या कितनी थी? लगभग 238.4 मिलियन थी। फिर 110 वर्षों में हम कैसे मान रहे हैं? 21वीं सदी जो आती है, 21वीं सदी प्लस उसमें 10 वर्ष और अगर आप जोड़ दे तो उसमें 4 गुना वृद्धि दर हुई है। तो और 2001 से लेके 11 तक के बीच में कितनी हो गई है भारत की जनसंख्या? 181 मिलियन की वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट, मतलब 10 वर्षीय, 2001 से 2011, इसको दशकीय वृद्धि कहते हैं। 2001 से 2011 में, तो यह 1981 से 1991 के लिए 23.87
प्रतिशत से घटकर 1991 से 2001 की अवधि के लिए 21.54% हो गई थी और 2001 से 2011 के लिए 17.64% हो गई है। ठीक है। बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में दशक के दौरान 26% अंक की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद हरियाणा में 8.53%, राजस्थान में 6.97% और महाराष्ट्र में 6.74% का स्थान है। तो अगर आप देखोगे दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से हमारे यहाँ दशकीय वृद्धि दर गिरी है। ठीक है, क्या हुई है? घटकर गिरी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो उसके आकार बढ़ा ही है। ठीक है, लोकप्रिय रूप से 8 सशक्त कार्य समूह EAG राज्यों के रूप में जाने वाले 8 राज्यों अर्थात राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की विकास दर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अधिक है। तो अगर आप यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं उसके आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ ये वाले जो स्टेट्स है ना, यहाँ पर विकास दर जो है वो बेसिकली बढ़ा है। ठीक, अब बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की। तो 2011 की जनसंख्या गणना जो है उसमें क्या था? तो देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन रही है 2011 तक में। 623.7 मिलियन 51.54% पुरुष है और 586.46 मिलियन या 48.46% महिलाएं हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में जो 1210 मिलियन लोग रहते हैं उसमें 623 मिलियन के लगभग पुरुष है और 586 मिलियन के हिसाब से स्त्रियां हैं। ठीक है, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना हो गया? 51.54% और स्त्रियों का प्रतिशत कितना हो गया? 48.46%। ठीक है, 2001 से 2011 के में प्रतिशत वृद्धि दर पुरुषों के लिए 17.64 रही है और महिलाओं के लिए वो 17.19 रही है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों की जो कुल जनसंख्या है वो 158.8 मिलियन रही है, मतलब 13.1% रही है, जो 2001 में 15.9% थी। लड़कों की तुलना में महिलाएं बच्चों की संख्या में अधिक गिरावट आई है। तो खास तौर पे अगर आप देखा जाए कि हमारे अगर देश में जो बच्चे हैं, जो 6 साल के तक के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कितनी रही है? 158.8 मिलियन, मतलब जो 13% है पूरे पॉपुलेशन के आधार पे। उसमें 2001 में हमने ये देखा है जो 15.9% रही है। 2001 में कितनी रही है? 15.9%। अगर आप लड़कों और लड़कियों की तुलना में करें तो महिलाओं की जो या छोटे बच्चे जो हैं उनकी जो जनसंख्या है उसमें थोड़ी गिरावट आई है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर समग्र लिंगानुपात जो है 2001 की जनगणना के 933 की तुलना में 2011 की जनगणना में 7 अंक बढ़कर 940 तक पहुंच गया है। तो अगर हम 2001 की जनगणना देखते हैं तो 11 में जहां पहले 933 महिलाएं थी 1000 पुरुषों में, वहां पे वो बढ़कर अब 940 महिलाएं हो गई है 1000 पुरुषों में। अब हम बात करते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि देखेंगे इसमें क्या थी कि 3 राज्य जो हैं जैसे जम्मू और कश्मीर, बिहार और गुजरात में 2001 की जनगणना की तुलना में अनुपात में गिरावट देखी गई। क्या देखी गई है? गिरावट देखी गई है। केरल में लिंगानुपात 1084 के साथ सबसे अधिक है। उसके बाद पुडुचेरी में 1037 है। दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम 618 है और बाल लिंगानुपात जो है वो 0 से 6 वर्ष की आयु का 914 रहा है। तो जैसे 3 राज्य जो हमने देखे जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात, ठीक है, वहां पे 2001 की जनगणना की तुलना में हमने देखा कि वहां के अनुपात में क्या आई है? गिरावट देखी गई। केरल में जो लिंग अनुपात है वो 1084 है, तो पर 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं जो सबसे अधिक है। उसके बाद पुडुचेरी में है तो वहां पे पर 1000 महिलाओं में 1037 पर 1000 पुरुषों में 1037 महिलाएं हैं। दमन और दीव में लिंगानुपात सबसे कम है, वहां पे पर 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं बस है और बाल लिंगानुपात जो रहा है वो कितना रहा है? 914 रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का निर्माण देश के निवासियों के लिए व्यापक पहचान डेटाबेस के लिए किया गया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 15 वर्ष और उससे अधिक का बायोमेट्रिक डेटा और यूआईडी नंबर होगा। क्या हुआ था कि 2011 के बाद में आपने देखा होगा हमारे आधार कार्ड जो बने गए थे, यूनिवर्सल आईडी जिसको बोला जाता है,
उसका निर्माण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के आधार पर किया था। अभी आपने देखा होगा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसको बनाने की बात करी गई थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा हमारे देश में उत्पात मचा था। तो उसका बेसिकली कारण यही था कि उसमें बायोमेट्रिक के साथ में उनका अपना एक डेटा और यूआईडी नंबर जो आज हमको आधार कार्ड में मिला है, ये इसी के बाद में चालू किया गया था 2011 के बाद से। अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात की को प्रति हजार पुरुषों का पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का लिंग अनुपात 943 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये कब का है? 2011 का। 2011 में लिंग अनुपात 1971 के बाद से सबसे अधिक रहा है। तो लिंग अनुपात अगर हम पहले देखा जाए तो पहले लिंग अनुपात कम हुआ करता था, उसमें अभी हमने वृद्धि देखी है। ठीक है, तो 2011 में लिंग अनुपात कितना है? 943 महिलाओं में 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं, जो कि बढ़ा है। अब बात करते हैं हम चाइल्ड सेक्स रेशियो या शिशु लिंग अनुपात की। तो यह वर्ष 0 से 6 वर्ष की बीच मानव आबादी के प्रति 1000 पुरुषों और पर महिलाओं की संख्या है। तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। तो अगर हम देखें कि बच्चों की जो जनसंख्या है वो 0 से 6 वर्ष की जो है वो सबसे कौन से ज्यादा राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। शहरी क्षेत्रों में बाल जनसंख्या में 3.9 मिलियन या लगभग 10% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत में अभी भी शहरी भारत के 902 की तुलना में बाल लिंग अनुपात 919 बेहतर है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 968, पुडुचेरी 967 और दादर और नागर हवेली 926 रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रहा है? वो उत्तर प्रदेश रहा है। शहरी क्षेत्र में बाल जनसंख्या में 3.9 मिलियन या 3.9 मिलियन या लगभग 10% की वृद्धि हम देख रहे हैं। और ग्रामीण भारत में अभी भी शहरी भारत के 902 की तुलना में बाल लिंग अनुपात कितना है? 919 है। मतलब गांव में आप देख रहे हैं वो लिंग अनुपात ज्यादा बेहतर आपको मिलता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर रहा अंडमान और निकोबार समूह, ये 968, पुडुचेरी 967 और दादर नागर हवेली 926 रहा है। यहाँ पे लिंग अनुपात इस हिसाब से रहा है शिशुओं का। अब हम देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंग अनुपात दूसरी जगहों का। उच्चतम बाल लिंग अनुपात दर्ज करने वाला शीर्ष 3 राज्य रहे हैं, जिसमें मिजोरम 971, मेघालय 970 और छत्तीसगढ़ 969 रहा है। ठीक है, तो अगर आप सबसे बेहतर लिंग अनुपात हमने देखा कि वहां वो कौन कौन से राज्यों में रहा है? मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़ में। सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाले राज्य कौन कौन से रहे हैं? हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो हरियाणा में 834 है, पंजाब में 846 और जम्मू कश्मीर में 862 रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जो रहा है वो दिल्ली रहा है, उसके बाद रहा है चंडीगढ़ और उसके बाद रहा है लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 871, चंडीगढ़ में 880 और लक्षद्वीप में रहा है 911। अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर बेसिकली कितने पुरुष और कितनी महिलाओं में साक्षरता देखी जा रही है। साक्षरता बेसिकली उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी पुरुष या स्त्री में उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता होती है उसको हम साक्षरता के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो साक्षरता दर शिक्षा विकास को, बच्चों के जीवन की गुणवत्ता, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, सीखने के स्तर और पोषण स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण 4 माना जाता है। ठीक है, जनगणना के लिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। 2001 में भारत में साक्षरता दर 65% थी और 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई है। लेकिन ग्रामीण और शहरी साक्षरता में अंतर है, जो 21.2% अंक था 2011 में घटकर 16.1% रह गया है। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 7 से अधिक वर्ष के आयु के व्यक्ति जो है उसमें जो पढ़ने लिखने की क्षमता जो होती है उसके आधार पर उसके साक्षरता दर माना जाता है। तो 2001 में भारत में साक्षरता दर कितना रहा था? 65%, जो 11 में बढ़कर कितना हो गया? 74.04% हो गया। ठीक है, अब शहरी साक्षरता दर और ग्रामीण साक्षरता दर में बहुत अंतर है। तो अगर आप देखेंगे शहरों में साक्षरता दर जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ग्रामीणों में जो साक्षरता दर है ना वो उसमें गिरावट आई। ठीक है,
हम बात करते हैं मेल लिटरेसी रेट या पुरुष साक्षरता दर को। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में 96.11% पुरुष साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर वो रहा है, ठीक है, लक्षद्वीप। केरल जो रहा है वो 96.02% दूसरे स्थान पर रहा है, और बिहार रहा है 73.39% में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो बिहार में जहां पर सबसे ज्यादा इतने आईएएस यूपीएससी वाले जो छात्र निकल के आते हैं, वहां पर जो साक्षरता दर है वो सबसे कम देखी गई है। सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर देखी गई है वो कहाँ देखी गई? लक्षद्वीप में, और दूसरे नंबर पे देखी गई है केरल में। अब बात करते हैं फीमेल लिटरेसी रेट या महिला साक्षरता दर। तो केरल में 91.98% के साथ देश में पहले स्थान पर ये साक्षरता दर है। राजस्थान में 52.66% के साथ सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। देश की शहरी इलाकों में महिला साक्षरता दर 79.92% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 58.75% रही है। तो केरल में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। राजस्थान में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो सबसे कम है। देश के शहरी इलाकों में महिलाएं साक्षरता दर जो देखी गई है वो कितनी देखी है? 79.92%, और ग्रामीण इलाकों में कितनी देखी गई है? 58.75% देखी गई है। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन या भाषाई रचना की, ठीक है। देश में 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां बोली जाती है। लगभग 22 अनुसूचित भाषाएं और कई गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। हिंदी बोलने वालों का सर्वाधिक प्रतिशत 40.42% है। सबसे छोटा भाषा समूह कश्मीरी और संस्कृत का है, जो 0.01% रहा है। परिवारों का प्रमुख भाषाई समूह इंडो यूरोपियन 73% रहा है। वक्ता और द्रविडियन 20% वक्ता रहे हैं। तो भाषाओं के आधार पर अगर हम देखा जाए तो हिंदी बोलने वाले सर्वाधिक है भारत में 40.42%, ठीक है। सबसे कम बोलने वाली भाषाएं जो है वो कश्मीरी और संस्कृत है, जिसका 0.01 या 0.01% बस प्रतिशत रहा है। परिवारों का समूह जो जिसमें हम भाषाओं की जितने परिवारों की बात करते हैं उसमें इंडो यूरोपियन जो भाषा बोलने वाले हैं वो 73% लोग हैं, और द्रविडियन भाषा बोलने वाले केवल 20% लोग हैं। अब देखते हैं धार्मिक रचना, ठीक है, रिलीजियस कंपोजिशन कितनी है, ठीक है। भारत में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन रही है वो 96.63 करोड़ है, जो परसेंटेज के आधार पे 79.80% है। इनका ग्रोथ रेट जो है वो 16.8% का रहा है। सेक्स रेशो या लिंगानुपात जो है वो 939 रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशो शिशु लिंगानुपात इनका रहा है 925, और लिटरेसी रेट जो है वो 65.1% है साक्षरता दर, ठीक है। मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो 17.22% है। इनका प्रतिशत कितना है? 14.23। इनका ग्रोथ रेट कितना है? 24.6 2001 से 11 तक के बीच में। लिंगानुपात 951 है। शिशु लिंगानुपात 950 है, और साक्षरता दर 59.1% है। सिख में हम देखा जाए तो पॉपुलेशन इनकी 2.08% है। इनका पॉपुलेशन जो 2.008 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें प्रतिशत देखा जाए तो 1.72% है। इनकी ग्रोथ रेट कितनी है? 8.4%, ठीक है। इनका लिंगानुपात 903 है। शिशु लिंगानुपात 786 है, और साक्षरता दर 69.4% है। क्रिश्चियंस का देखा जाए पॉपुलेशन 2.78 करोड़ है। इनका परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो 2.30% है। इनकी ग्रोथ रेट 15.5% है। इनका लिंगानुपात वह 1023 का है, जो कि बढ़ा हुआ है। शिशु लिंगानुपात 964 है, और साक्षरता दर 80.3% है। जैन्स का देखा जाए तो पॉपुलेशन करोड़ में उनकी 0.45 करोड़ की है। इनका परसेंटेज पॉपुलेशन जो रहा है वो है 0.37%। ग्रोथ रेट जो है 5.4% है। सेक्स रेशियो जो है 954 रहा है। लिंगानुपात 954 रहा है। शिशु लिंगानुपात 870 रहा है, और साक्षरता दर 94.1 है, जो सबसे बढ़ी हुई है, ये सबसे ज्यादा है। बुद्धिस्ट का जो पॉपुलेशन है वो
4 करोड़ का रहा है। परसेंटेज पॉपुलेशन 0.70% रही है। ग्रोथ इनकी 6.1 रही है। सेक्स रेशियो में 965 है। शिशु लिंगानुपात 942 रहा है और साक्षरता दर 72.7% रही है। और इसके अलावा जो ये तो मेजर रिलीजन की हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे धर्म के हैं उनका जो परसेंटेज पॉपुलेशन वो 0.90 रहा है और चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है वो 1008 दर्ज करी गई है। तो इसमें सबसे कम और ज्यादा जो है वो देख लेते हैं। लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम मुस्लिमों का है और सबसे ज्यादा किनका है, जैन्स का है। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो रहा है वो क्रिश्चियंस का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और सबसे कम रहा है किसका, वो सिख का रहा है। उसके बाद लिंगानुपात की हम बात करेंगे, उसमें क्रिश्चियंस का लिंगानुपात सबसे ज्यादा रहा है और सबसे कम रहा है हिंदूज का। ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो मुस्लिम्स का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है वो जैन्स का ग्रोथ रेट है। परसेंटेज पॉपुलेशन में देखा जाए तो हिंदू सबसे ज्यादा है और सबसे कम जैन्स हैं और पॉपुलेशन के आधार पे भी हिंदू सबसे ज्यादा हैं और सबसे कम जैन्स हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन या धार्मिक रचना की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू 79.80% है। उसके बाद मुस्लिम्स की आबादी जो है वो 14.23% की है। 75% सिख आबादी वाला पंजाब सिख धर्म का गढ़ है। ईसाई तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है जिसका 1/3 हिस्सा केरल राज्य में रहता है। 3/4 बौद्ध केवल महाराष्ट्र में रहते हैं। अधिकांश जैन जो हैं वो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में केंद्रित हैं। अब हम बात करते हैं भारत में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन इन इंडिया की। शहरीकरण एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कस्बों और शहरों में केंद्रित हो जाता है। ठीक है। 1901 में जनगणना के अनुसार भारत में 20.34% शहरी जनसंख्या थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 28.53% हो गई, जबकि 2011 की जनगणना में शहरीकरण का प्रतिशत 30% के पार कर 31.16% तक पहुंच गया है। भारत में पहली औपचारिक जनगणना जो है 1881 में आयोजित की गई थी और अब तक की आखिरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर को नगर कहा जाता है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरी केंद्रों को शहर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 10 से 50 लाख की आबादी वाले शहरी केंद्रों को महानगरीय शहर कहा जाता है। 50 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर को मेगा सिटी कहा जाता है और अधिकांश महानगर और मेगा शहर शहरी समूह में। ठीक है। तो ये कुछ अर्बनाइजेशन या शहरीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ये है कि 1901 में जनगणना के अनुसार भारत में 20.34% जो शहरी जनसंख्या रहती थी वो 2008 में कितनी हो गई, 28.53% और 2011 में कितनी बढ़ गई, 30 से पार होके 31.16% रह गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के आधार पे महानगरीय किसे कहा जाता है, जहां पर 50 लाख से अधिक की जनसंख्या रहती है। ठीक है। और 50 लाख से अधिक की जनसंख्या की आबादी वाले शहर को क्या बोला जाता है, मेगा सिटी बोला जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोटिस करने वाले। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया की, भारत में शहरीकरण की। 2011 की जनगणना में मेगा शहरों की गणना के लिए संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा को स्वीकार किया गया था। यूएनओ के अनुसार 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहर को मेगा सिटी माना जाता है। मेगा सिटी किसको हम बोलते हैं, जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक होती है। मेगा सिटी कहा जाता है इस आधार पर भारत में 10 लाख से अधिक शहरी समूह में से 3 को मेगा शहरों के रूप में माना जाता है। ये है ग्रेटर मुंबई, एक तो मुंबई जिसको आप जानते हैं उसमें 18.39 मिलियन लोग रहते हैं। दूसरा है दिल्ली, इसमें 16.34 मिलियन लोग रहते हैं और उसके बाद है कोलकाता जिसमें 14.3 मिलियन लोग रहते हैं। दिल्ली और मुंबई में दुनिया में सबसे ज्यादा शहरीकरण हुआ है। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में जनगणना में दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि दर 4.1%,
मुंबई में 3.1% और कोलकाता में 2% थी। उपरोक्त शहरों की जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि 10 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मेगा सिटी में हमारे यहाँ 3 मेन शहर आते हैं। एक तो ग्रेटर मुंबई है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा कोलकाता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे अधिक शहरीकृत राज्य क्रमशः वो कौन कौन से हैं। तो ऐसा जो शहर जहाँ पे शहरीकरण सबसे ज्यादा हो वो राज्य कौन कौन सा है। पहला तो है गोवा जिसमें 62.17% के हिसाब से वो ज्यादा है। दूसरा है मिजोरम जिसमें 52.11% है। और तीसरा है तमिलनाडु जहाँ पे 48.45% जो है वो शहरी क्षेत्र में आता है। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य है। हिमाचल प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, वहां पर शहरीकरण जो है वो बहुत कठिन हो जाता है करना, इसलिए हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम शहरीकृत राज्य है, जहां पे 10% ही आबादी जो है वो शहर में रहती है। उत्तराखंड, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और असम में शहरी आबादी का प्रतिशत भारत की शहरी आबादी के औसत प्रतिशत से कम है। तो अगर आप इनमें देखा जाए, ये वाले जितने जो राज्य रहे हैं, इन राज्यों में जो शहरी आबादी है वो कम रहती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ सबसे अधिक शहरीकृत हैं, जहां क्रमशः 97.5% और 97.25% ही आबादी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रामीण अधिवास या रूरल सेटलमेंट की। 2011 की जनगणना के अनुसार 68.84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण आबादी की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी 18.6%। उसके बाद आता है बिहार जिसमें 11.1% है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल जहाँ पे 7.5% लोग वो कहाँ रहते हैं, ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं। सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ पे है, सिक्किम में, जहाँ पे 0.1% लोग ही ग्रामीण में रहते हैं। उसके बाद आता है मिजोरम, वहां पर भी 0.1% ही लोग रहते हैं। फिर आता है गोवा जहाँ वहां पर भी 0.1% लोग जो है वो ग्रामीणों में रहते हैं। 2001 से 11 के दौरान 4 राज्यों में ग्रामीण आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें एक रहा है केरल, दूसरा है गोवा, तीसरा है नागालैंड और उसके बाद रहा है सिक्किम। तो आप 3 इंपॉर्टेंट पे रखिएगा फोकस, केरल, गोवा और नागालैंड में क्या है, सबसे कम आबादी जो देखी गई है वो ग्रामीणों में देखी गई है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे अधिक ग्रामीण राज्य है, जिसमें 90% आबादी जो है वो ग्रामीण जगहों पर रहती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब आते हैं अनुसूचित जाति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जो कि आजादी के काफी साल पहले है। इस अधिनियम को भारतीय संविधान की अनुसूची 341 में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता के समय में भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या 5.17 करोड़ थी, जो वर्ष 1991 में बढ़ के 13.82 करोड़ हो गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है वो 20.14 करोड़ है, जो कि 16.6 है भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो 5.17 करोड़ थी, जो वर्ष 91 में बढ़कर कितनी हो गई, 13.82 हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अब कितनी हो गई है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, वो 20.14 करोड़ है, जो कि पूरे भारत की आबादी में 16.6% होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब है। तो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी और उसके बाद में मिलेगी बिहार में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और लास्ट में पंजाब। प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब पहला राज्य है जहां कुल जनसंख्या का 31.9% अनुसूचित जाति से है। तो पंजाब में अगर आप प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या में 31.9% लोग कौन से जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। अब सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना। जैसे हमने देखा कि पंजाब में 31.9% है, हिमाचल प्रदेश में 25.2% है,
वेस्ट बंगाल में 23.5% है, उत्तर प्रदेश में 20.7% है और हरियाणा में 20.2% रहता है। अब अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे कम रहते हैं मिजोरम जिसमें 0.11%, मेघालय है 0.58%, गोवा है 1.74%, मणिपुर है 3.78% और उसके बाद है सिक्किम 4.63%। तो सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य में पहले आता है मिजोरम, फिर मेघालय, फिर गोवा, फिर मणिपुर, फिर सिक्किम। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। अनुसूचित जनजातियों का वितरण देखते हैं। तो भारत में अनुसूचित जनजातियां भारत में 30 राज्य केंद्रित शासित प्रदेशों में पाई जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी रही है? 84.3 मिलियन थी और वर्ष 2011 में यह बढ़कर 104.3 मिलियन हो गई है। यानी 10 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 23.7% की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2001 में भारत की 8.2% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 8.6% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में यह वर्ष 2001 में 10.4% से बढ़कर वर्ष 2011 में 11.3% हो गई है तथा शहरी क्षेत्र में यह वर्ष 2001 में 2.4% से बढ़कर 2.8% हो गया है। तो भारत में अनुसूचित जनजातियां जो है वो हमारे यहाँ जो 3 राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में, 30 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में दिखाई देती है ना। ये कुल मिला के बताया है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, लगभग सारे में ही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार में अगर हम देखा जाए तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वो कितनी है? वो 84.3 मिलियन थी। 11 से बढ़कर कितनी हो गई? 104.3 मिलियन हो गई। 10 वर्षों में कितना वृद्धि दर आ गया? 23.7% का। 2001 में भारत की 8.2% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 8.6% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में जो वृद्धि दर देखी गई वो 10.4 से बढ़कर कितनी देखी गई है? 11.3%। ठीक है, शहरी क्षेत्र में हमने कितना प्रतिशत बढ़कर देखा? 2.4 से बढ़कर कितनी हो गई? 2.8%। अब बात करते हैं आगे की। अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के आधार पर शीर्ष 5 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात हैं। प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इनके प्रतिशत इसमें लिखे गए हैं। मिजोरम में 94.44%, नागालैंड में 86.46%, मेघालय में 86.15%, अरुणाचल प्रदेश में 68.79% और मणिपुर में 35.14% है। पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। देखिए खास बात यह है, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। भारत में जनजातीय भाषाएं मुख्यतः कौन कौन सी है? हल्बी जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, हो जो झारखंड में बोली जाती है, कुई जो ओडिशा में बोली जाती है। इसको जरा इंपॉर्टेंट तरीके से मानिए, इसमें कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। 5 राज्य जो है जो शीर्ष पर हैं वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात। प्रतिशत के आधार पे कौन से हैं? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। और भारत में जनजाति भाषा में मुख्यतः बोली जाने वाली कौन सी है? हल्बी जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, हो जो झारखंड में जो बोली जाती है और कुई जो ओडिशा में बोली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम इस प्रकार के वीडियोस और लाते रहेंगे।